हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जीनस मार्केंसिया के बारे में। तो ओवरऑल इस लेक्चर में हम मार्केंसिया को पूरी तरीके से यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में, देन अकरेंस के बारे में, देन थाइलस स्ट्रक्चर के बारे में, देन रिप्रोडक्शन, स्पोरोफाइट और लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं मार्केंसिया के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में। तो जैसा कि डिवीजन इसका है ब्रायोफाइटा, क्लास हिपैटिकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसियल्स, फैमिली मार्केंसियसी और जीनस जो है इसका है मार्केंसिया। तो ये इसका हो गया सिस्टमिक पोजीशन। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हमने रखे हुए, कुछ डायग्राम हमने रखे हुए हैं। ये है हमारा डॉर्सल व्यू मार्केंसिया का और ये है हमारा वेंट्रल व्यू। तो डॉर्सल व्यूज पे हम देख पा रहे हैं कि राइजोइड्स और स्केल्स जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, और जो वेंट्रल व्यू जो है उस पे हमारे पास राइजोइड्स और स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, और डॉर्सल व्यू जो है वो उस पे हमारे पास जो यहाँ पे गेमा कप है, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि मार्केंसिया में पाया जाता है, गेमा कप, वो हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आर्चिगोनियोफोर जो कि बाद में जाकर के फीमेल प्लांट बॉडी को डेवलप करेगा, और यहाँ पे एंट्रीडियोफोर जो कि बाद में जाकर के मेल प्लांट बॉडी को डेवलप करने वाला है। देन उसके बाद में ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं इसके अकरेंस के बारे में कि ये कहाँ पाया जा रहा है। तो मार्केंसिया की अगर हम बात करते हैं तो मार्केंसिया इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 65 स्पीसीज throughout the globe, and in India it is represented by about 11 species। तो अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो 65 स्पीसीज, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 11 स्पीसीज अब तक इसकी पाई जा चुकी हैं या अभी तक रिप्रेजेंट की जा चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन में, तो ईस्टर्न इंडिया में जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है उसमें अब तक टोटल 9 टेक्सा जो है वो देखी जा चुकी है, जो कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी ये जो है वो शो करती है। देन एक साइंटिस्ट थे कश्यप, और कश्यप को ही एसआर कश्यप जी थे, जिनको हम इंडियन फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। उन्होंने क्या किया था, 4 स्पीसीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। कहां पे? वेस्टर्न हिमालयन रीजन और पंजाब प्लेन में। तो पंजाब प्लेन और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में 4 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था एसआर कश्यप ने, जिसमें से मार्केंसिया नेपेलेंसिस, मार्केंसिया पॉलीमार्फा, मार्केंसिया पामाटा, देन मार्केंसिया सिमलाना। ये 4 स्पीसीज जो थे वो एसआर कश्यप ने डिस्क्राइब किया था। कहां पे? वेस्टर्न हिमालयन रीजन में और पंजाब के प्लेन में। द स्पीसीज ग्रो इन मॉइस्ट कूल सैडी सिचुएशंस एंड एरियाज ऑफ बर्न्ड ग्राउंड। तो ऐसी बात है कि जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स में भी हमने बात किया था, और इसके पहले वाले लेक्चर में जिसमें हमने रिस्किया को डिस्कस किया था, उसमें भी हमने बात किया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मोस्टली मॉइस्ट कूल और सैडी प्लेसेस पे वो ग्रो करते हैं। उसी तरीके से हमारा हमारा मार्केंसिया भी है, वो भी मॉइस्ट कूल और सैडी प्लेसेस पे वो ग्रो करता है। देन हम इसके थाइलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो जो मेन प्लांट बॉडी होता है इसका वो थाइलॉइड होता है, यानी कि थाइलस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी डिवीजन रूट, स्टेम और लीव जैसी कोई भी बॉडी जो है वो देखने को नहीं मिलती है। डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लेसी होते हैं, लचीले होते हैं, स्लैट होते हैं और हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, जो कि गैमेटोफाइट जो होता है हैप्लॉइड यानी कि एन नंबर में पाया जाता है। थाइलस की बात करेंगे तो थाइलस जो होता है डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक ब्रांचिंग हमारी ये है और एक ब्रांचिंग हमारी ये है, यानी कि कुछ इस तरीके से जो होगी ये ब्रांचिंग इसमें देखने को मिलने वाली है। तो डाइकोटोमसली ब्रांचिंग इसमें होती है। एंड प्रोस्टेट होता है, तो ये सीधा होता है और डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है इसमें। मार्केंसिया जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि जो सरफेस इसका होता है वो डॉर्सी वेंट्रल सरफेस वाले ये पाए जाते हैं। एपिकल ग्रोथ जो होती है मार्केंसिया की अकर्स थ्रू द ग्रोइंग पॉइंट दैट लाइज एट द बॉटम ऑफ ए नॉच ऑन द एपेक्स ऑफ द ईच लोब। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो एपेक्स होता है ईच लोब का, यानी कि प्रत्येक लोब का जो एपेक्स रीजन होता है उसको हम एपिकल नॉच के नाम से जानते हैं, और यही एपिकल नॉच जो होता है वो इसी को हम ग्रोइंग पॉइंट भी हम इसमें बोल सकते हैं। इसमें हम ये ग्रोइंग पॉइंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ये है ग्रोइंग पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं। तो देन इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम आउटलाइन के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये बीच वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका गेमा कप है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेमा कप। ये बीच वाली जो स्ट्रक्चर, ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये है मिड डॉर्सल ग्रुप। देन
ये इसका तो है कौन सा व्यू, ये है डॉर्सल व्यू। वेंट्रल व्यू की अगर हम बात करते हैं तो वेंट्रल व्यू में कुछ स्केल्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि लिगुलेट स्केल्स हैं, और कुछ स्केल्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि अपेंडिकुलेट स्केल्स हैं। तो लिगुलेट और अपेंडिकुलेट स्केल्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसमें दो टाइप के स्केल्स है, एक लिगुलेट और दूसरा अपेंडिकुलेट। और इसमें राइजोइड्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जो कि एक तरीके से रूट का काम करता है। और राइजोइड का बेसिक जो वर्क होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन, उसी से वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम जो होता है वो राइजोइड करते हैं। तो ये हो गया इसका मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे एपिकल नॉच ये आपको थैलस में दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे जो है ये गेमा कप दिखाई दे रहे हैं डॉर्सल व्यू में। तो डॉर्सल सरफेस पे हमारे गेमा कप दिखाई देंगे, वेंट्रल सरफेस पे हमारे पास राइजोइड और स्केल्स दिखाई देते हैं। देन अब हम बात कर लेते हैं डॉर्सल सरफेस की। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस हैज मेनी पॉलीगोनियल एरियाज कॉल्ड एरियोल। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलीगोनल एरियाज जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम एरियोल के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डॉर्सल व्यू। तो डॉर्सल व्यूज में ये एरियोल जो है वो ये दिखाई दे रहा है, कुछ ये स्ट्रक्चर जो है ये एरियोल का है। देन ईच पॉलीगोनल एरियाज रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग एयर। तो यहाँ पे ये जो एरियाज हैं उसमें एयर पोर्स भी दिखाई देते हैं, यानी कि एपिडर्मल पोर या एयर पोर की बात करें तो इसी एरिया में हमारे एयर पोर भी दिखाई देंगे। देन डॉर्सल सरफेस ऑफ थैलस ब्रांच और लोब इज ट्रांसवर्स बाय ए ब्रॉड थिक कॉन्स्टिट्यूएंट मिडरिप। तो यहाँ पे जैसे कि हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बात किया था। इसमें हमने मान लो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। तो ये इसका मेन एक्सिस था, कुछ इस तरीके से इसके मिड रिब्स जो निकले हुए थे। तो ये बीच वाली जो है वो है हमारी मिड रिब। तो मिड रिब रीजन जो है हमारे पास यहाँ पे एक ब्रॉड थिक कॉन्स्पिशियस मिड रिब होती है, यानी कि जो मिड रिब होती है वो ब्रॉड होती है और बहुत ही ज्यादा थिक होती है। कंपैरिजन देन जो मार्जिन वाले जो उसका वो होता है थैलस होता है उसके कंपैरिजन में ये थिक होती है और ब्रॉड होती है। देन डॉर्सल सरफेस बियर से गेमा कप। डॉर्सल सरफेस पे ही हमारे पास गेमा कप जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले स्ट्रक्चर में बात किया था। ये हमारा डॉर्सल व्यू है, इसके ऊपर ये गेमा कप जो है वो दिखाई दे रहे हैं। गेमा कप अलोंग द मिड एंड आल्सो बियर सेक्स ऑर्गन्स। और इसी डॉर्सल सरफेस के ऊपर जो है वो सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जो कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आर्चिगोनियो 4 दिख रहा है, ये एंथ्रीडियो 4 दिख रहा है। अब इसी आर्चिगोनियो 4 और एंथ्रीडियो 4 से आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया डेवलप होंगे, जो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये इसका थैलस का स्ट्रक्चर है। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है हेयर के जैसा, ये है इसका राइजोइड। तो ये हो गया हमारा डॉर्सल सरफेस। देन वेंट्रल सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर राइजोइड। तो वेंट्रल सरफेस के पास क्या होती है, राइजोइड को ये कंटेन करके रखता है और स्केल्स को कंटेन करके रखता है मिडरिब के पास में, यानी कि मिडरिब रीजन में ही राइजोइड्स और स्केल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं वेंट्रल सरफेस पे। राइजोइड्स जो होता है वो यूनिसेलुलर और ब्रांच हो सकता है। दो टाइप के राइजोइड्स पाए जाते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड राइजोइड और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। ये हमारा है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड और ये है हमारा ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। यानी कि स्मूथ वॉल ट्राइजोइड में दोनों सरफेस, इंटरनल सरफेस और आउटर सरफेस जो होता है दोनों स्मूथ होता है। लेकिन ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड में पेग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो इनर सरफेस होता है इसका इनर जो इनर लेयर होती है राइजोइड की, उसमें पेग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। स्केल्स जो होते हैं वो वायलेट कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, वन सेल थिक होते हैं और 2 से 4 रो में ये अरेंज होते हैं। देन स्केल भी इसमें दो टाइप का होता है, सिंपल या लिगुलेट स्केल्स, दूसरा एपेंडिकुलेट स्केल। तो यहाँ पे अपेंडेजेस हैं लिगुलेट और एपेंडिकुलेट स्केल्स के। तो लिगुलेट स्केल्स या सिंपल स्केल्स की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पे और ये छोटा होता है। देन एपेंडिकुलेट स्केल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है मिड रिब के पास में, ये प्रेजेंट होता है एपेंडिकुलेट स्केल्स। तो यहाँ पे लिगुलेट स्केल्स दिखाई दे रही है जो कि बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और एपेंडिकुलेट स्केल्स जो है ये मिडरिब रीजन जो है, ये बीच की रीजन जो है मिडरिब वाली, इसके पास में ये दिखाई दे रहे हैं। Then scales give protections to the growing point of the thallus where rhizoids help in encourage and absorption। तो स्केल का काम क्या होता है, स्केल का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जहां पे ग्रोइंग पॉइंट होता है थैलस का उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि राइजोइड का काम होता है एनकरेजिंग में और एब्जॉर्प्शन में, यानी कि एनकरेज करने का काम करता है, यानी कि सबस्ट्रेट से चिपकाने का काम करता है, और एब्जॉर्प्शन यानी कि वाटर और मिनरल्स को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है राइजोइड्स।
देन इसके एनाटॉमी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वेंट्रल क्रॉस सेक्शन ऑफ द थैलस इज मेनी सेल्स डीप एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू फोटोसिंथेटिक जोन एंड लोअर स्टोरेज जोन। तो जैसे कि हमने रिफ्रिया के बारे में बात किया था कि उसमें भी हमारे पास फोटोसिंथेटिक जोन या एसिमिलेटरी जोन और स्टोरेज जोन जो था दो पार्ट में डिवाइड था, उसी तरीके से हमारा मार्केंसिया भी जो है वो फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज जोन में डिवाइड है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक जोन के बारे में। तो इसके पास वेल डिफाइंड अपर कंटिन्यूटी होती है, यानी कि जो अपर लेयर इसकी होती है वो वेल डिफाइंड होती है और ब्रोकन होती है बीच बीच में बैरल शेप एयर पोर से, यानी कि ये वाली लेयर जो है, इतना पोर्शन जो है, ये है हमारा फोटोसिंथेटिक जोन। और इसी फोटोसिंथेटिक जो जोन में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स कुछ होते हैं जो पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और इन्हीं फोटोसिंथेटिक जोन में हमारे पास बैरल शेप की ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं हम एयर पोर्स। देन ईच एयरपोर्ट्स ओपन इनसाइड द एयर चैम्बर, और एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो एयर चैम्बर में ओपन होते हैं, यानी कि ये जो बीच की स्पेसिंग दिखाई दे रही है आपको, ये एयर चैम्बर्स है। ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है एयरपोर है, और ये जो जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के, ये इसके क्या है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। और जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, यानी कि ये वाला लेयर है, ये इसकी अपर एपिडर्मिस है। अब जो एयर चैम्बर्स और एयरपोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हेल्प करते हैं किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज करवाने के लिए। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है तो वहां पे गैसियस एक्सचेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, तो ये गैसियस एक्सचेंज करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एयर चैम्बर्स आर बाउंडेड बाय ए सिंगल लेयर्ड पार्टीशंस वॉल, दीज सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो एयर चैम्बर्स जो होता है बाउंड होता है सिंगल लेयर्ड पार्टीशंस वॉल से, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के सेल्स जो होते हैं वो भरे पड़े होते हैं। From the base of the each chamber arise short, simple or branch filament of green cells known as assimilatory or photosynthetic filament। तो इस जोन के अंदर, यानी कि अगर हम बात करते हैं एयर चैम्बर्स जहां पे पाए जा रहे हैं और ये एयरपोर्ट जो निकले हुए हैं, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसमें जो होते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जो कि एक तरीके का शॉर्ट चैम्बर होता है, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो कि ग्रीन इन कलर में होते हैं और जिनका काम होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। तो ये हो गया इसका फोटोसिंथेटिक जोन के बारे में। अब इसके हम स्टोरेज जोन के बारे में बात कर लेंगे। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास दिख रहा होगा, ये हमारे पास स्टोरेज टिश्यू रीजन है, ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक रीजन है। ये वाली पार्ट जो है ये पार्टीशंस वॉल्स होती हैं, यानी कि ये पार्टीशन क्रिएट करा रही हैं। देन ये हमारे एयर चैम्बर्स हैं, ये बीच वाला चैम्बर जो है एयर चैम्बर है, ये जो स्पेस खाली दिखाई दे रहा है। ये बैरल शेप स्ट्रक्चर जो है एयरपोर है। देन ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो है अपर एपिडर्मिस है, और देन ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ग्रीन कलर के जो है वो हमारे पास है क्लोरोफिल। देन ये हमारे पास स्टोरेज जोन है। स्टोरेज जोन में हमारे पास क्या है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस कुछ दिखाई देंगे जो कि सेल के अंदर ये होते हैं। और यहाँ पे जो स्टोरेज जोन है उसमें स्टार्च की सिंथेसिस होती है, जो कि मार्केंसिया जो होती है उसको स्टोर करके रखती है अपने लाइफ स्पैन को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी सर्वाइबिलिटी के लिए। देन ये सबसे नीचे वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर जो है दिखाई दे रही है आपको, ये लोअर एपिडर्मिस है। इसी लोअर एपिडर्मिस से हमारे पास जो है वो राइजॉइड्स और स्केल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब राइजॉइड्स और स्केल्स की बात करते हैं तो स्मूथ वॉल राइजॉइड्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड दो टाइप के राइजॉइड होते हैं इसमें मार्केंसिया में। और स्केल्स की बात करते हैं तो स्केल भी हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा लिगुलेट स्केल्स और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलेट स्केल। तो ये हो गया हमारा। देन आगे हम मूव करते हैं और बात करते हैं स्टोरेज जोन के बारे में। तो जस्ट बिलो द फोटोसिंथेटिक रीजन लाइज द वेंट्रल स्टोरेज जोन व्हिच इज थिकेस्ट इन द सेंटर। तो अगर हम सेंटर की बात करते हैं स्टोरेज जोन के, तो सबसे थिक रीजन जो होता है वो मिडिल वाला रीजन होता है स्टोरेज जोन का। देन अगर हम इसमें और बात करते हैं तो इसमें यूनिफॉर्म टिश्यूज जो होते हैं वो रिलेटिवली लार्जर साइज के होते हैं, कलरलेस होते हैं, थिन वॉल्ड पॉलीगोनल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इस स्टोरेज जोन में हमारे पास कैसे कैसे चीजें हैं, ये रिलेटिवली लार्ज सेल्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, थिन वॉल्ड पॉलीगोनल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स कहने का मतलब लिविंग सेल्स इसमें होते हैं। देन इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नहीं पाया जाता है। देन इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं पूरी तरीके से। देन सम सेल्स कंटेन ए सिंगल लार्ज ऑयल बॉडीज आर ऑल फिल्ड विद म्यूसिलेज। तो कुछ सेल्स इसमें होते हैं जिसमें से कुछ सेल्स में ऑयल बॉडीज जो होती हैं उसमें पाई जाती है, देखी जाती हैं, और वो म्यूसिलेज से एक सब्सटेंस होता है म्यूसिलेज, उससे वो भरी हुई होती है। द लोअर मोस्ट लेयर फॉर्म्स द लोअर एपिडर्मिस फ्रॉम द व्हिच स्केल्स एंड राइजॉइड अराइजेस। तो जो लोअर मोस्ट लेयर होता है इसका
वो लोअर एपिडर्मिस को फॉर्म करता है और इसी लोअर एपिडर्मिस पे स्केल्स और राइजोइड्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं या डेवलप हुए होते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले बारे में बात कर लिया था, यहाँ पे ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, स्केल्स, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स और ये लोअर एपिडर्मिस। और ये स्टोरेज जोन इसका हो गया जिसमें म्यूसिलेजिनस सेल्स जो है ये कंटेन करके रखते हैं और कुछ ऑयल बॉडीज भी जो होते हैं वो देखे जाते हैं। देन हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो मार्केंसिया रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। तो दो टाइप से इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। पहला होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें गेमा जो होता है एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो कि ब्रायोफाइट्स में देखा जाता है और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है गेमा जो कि मार्केंसिया में स्पेशली देखा जाता है। और भी जीनस है जिसमें गेमा देखा जाता है और गेमा भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूरा ब्रायोफाइट्स का पढ़ेंगे तो उसमें हम अलग अलग टाइप के गेमा के बारे में भी बात करेंगे। तो मार्केंसिया की बात करते हैं तो मार्केंसिया रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडीज कॉल्ड गेमा। तो गेमा कैसी होती है? मल्टीसेलुलर बॉडी होती है जिसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं मार्केंसिया। गेमा अराइज फ्रॉम गेमा लिटरली बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स। तो गेमा जो होता है अराइज होता है गेमा से, गेमा इनिशियल से, और ये इसमें डिवीजन होता है, पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होगा फिर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, देन गेमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब ट्रांसवर्स डिवीजन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे तो एक मास में ये डेवलप हो जाएगा और ये मॉडिफाइड हो जाएगा एक बड के फॉर्म में। तो जैसे कि हमारे पास एक बड होता है उसी तरीके से हमारा गेमा भी दिखाई देगा थैलस के ऊपर। तो गेमा प्रोड्यूस इन ए कप शेप रिसेप्टिकल्स नोन एज गेमा कप। और गेमा कप एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिकल्स के अंदर पाया जाता है जो कि कप शेप रिसेप्टिकल्स होते हैं जिसको हम गेमा कप के नाम से जानते हैं। तो गेमा कप का डेवलपमेंट जो होगा वो एक रिसेप्टिकल्स में होगा जो कि कप शेप होगा जिसको हम बोलते हैं गेमा कप। और ये डॉर्सल सरफेस पे थैलस के पाया जाता है। Then they are usually dioecious, therefore female gamma develops into female thallus and vice versa। तो यहाँ पे जो dioecious फॉर्म में वाले होते हैं यानी कि दोनों तरीके के पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों तरीके के पाए जाते हैं। अगर हम फीमेल गेमा की बात करते हैं तो ये फीमेल थैलस को डेवलप करता है और वैसे ही अगर हम हमारे पास मेल गेमा है तो वो मेल थैलस को डेवलप करेगा। तो डायोसियस प्लांट्स अक्सर करके ये डायोसियस प्लांट्स होते हैं यानी कि मेल और फीमेल जो दोनों जो होते हैं वो अलग अलग थैलस में ग्रो करते हैं। अगर मेल थैलस है उसमें मेल गेमा का फॉर्मेशन हुआ है तो मेल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, अगर फीमेल गेमा का फॉर्मेशन हुआ है तो वो फीमेल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ये गेमा है और गेमा का कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे गेमा इनिशियल का फॉर्मेशन हुआ, देन इसमें फर्दर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होंगे यानी कि ट्रांसवर्स डिवीजन, फिर उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन और एक बड का फॉर्मेशन कर लेता है लास्ट में जाकर के, कुछ इस तरीके का बड का फॉर्मेशन कर लेता है जिसमें कुछ ऑयल सेल्स, नॉच, स्टार्क वगैरह, राइजोइडल सेल्स वगैरह दिखाई देते हैं। और हम इसका जब हम थैलस के ऊपर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से गेमा कप जो होते हैं वो डेवलप हुए रहते हैं जो कि वेंट्रल सरफेस पे इसके पाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं एक और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है फ्रेगमेंटेशन, जो कि मार्केंसिया ये फ्रेगमेंटेशन भी परफॉर्म करता है। तो मार्केंसिया आल्सो रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस आर वाया फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में कि मार्केंसिया फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। जो ओल्डर थैलस होते हैं उनका कुछ पोर्शंस डिके हो जाता है या डेथ हो जाती है उसकी और वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। और फ्रेगमेंट में टूट जाने के बाद में जो नए वाले जो फ्रेगमेंट होते हैं वो नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके का एक थैलस था, ये थैलस जो हुआ इस नीचे की साइड से ये डेथ और डिके होना स्टार्ट हुआ, तो कुछ इस तरीके से ये डेवलप हो जाएगा और ये पार्ट जो होता है इसका ये डिके हो जाता है और ये पार्ट इसका ये टूटने लगता है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी प्लांट बॉडी जो होगी कुछ इस तरीके से ये टूट जाएगी और कुछ तरीके से ये टूट जाएगी। फिर बाद में जाकर के देखने के बाद में हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगा, दो प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। देन बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी टेक्स पार्ट एंड ऑल द स्पीसीज आर डायोसियस। तो सारे के सारे जो स्पीसीज होते हैं इसमें लगभग डायोसियस होते हैं यानी कि मेल और फीमेल जो थैलस होता है वो अलग अलग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऊगैमस टाइप का होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस टाइप का होता है। डॉर्सल सरफेस बियर सेक्स ऑर्गन्स। डॉर्सल सरफेस जो होती है वो सेक्स ऑर्गन को कंटेन करके रखती है। मिड रिब के पास में मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो होती है इसको हम एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं, कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी को हम आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं।
एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होती है ये प्रोड्यूस होती है स्पेशली इरेक्ट मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेस के ऊपर थैलस के, जिसको हम आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। यानी कि आर्चिगोनियोफोर से आर्चिगोनिया डेवलप होगा और एंथ्रीडियोफोर से एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। देन एंथ्रीडियोफोर की बात कर लेते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, जो कि एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इट इज ए मेल सेक्सुअल ब्रांच, ये एक मेल सेक्सुअल ब्रांच होता है जिससे कि मेल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और ये कहां से अराइज होता है? एपिकल नॉच से ये अराइज होता है, यानी कि एपेक्स वाले पार्ट से ये अराइज होता है। द यंगर एपेक्स ऑफ द एंथ्रीडियोफोर डिवाइड्स बाय 3 सक्सेसिव dichotomies to form 8 lobe rosette like disc, but in Markensia geminata it is a 4 lobe। तो ये बात हो रही है कि जो यंग एपेक्स होता है एंथ्रीडियोफोर का, वो डिवाइड करता है, 3 सक्सेसिव डिविजन्स इसमें होते हैं और 8 लोब के एक रोसेट लाइक डिस्क का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन कुछ कुछ मार्केंसिया की स्पीशीज है, जैसे कि मार्केंसिया जेमिनाटा, जिसमें 4 लोब के ये रोसेट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे। देन मैच्योर एंथ्रीडियोफोर कंप्राइजेज ऑफ स्टाक एंड टर्मिनल डिस्क। तो जो मैच्योर एंथ्रीडियोफोर होता है उसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि एक होता है स्टाक और दूसरा होता है टर्मिनल डिस्क। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टाक है और ये इसका टर्मिनल डिस्क है। Then anatomy of peltate disc is same as vegetative thallus, but here antheridial chamber alternate with the air chambers। तो ये बात कह रहा है कि जो एनाटॉमी इसका होता है पेल्टेट डिस्क का, वो जैसे वेजिटेटिव थैलस होती है कुछ उसी तरीके से ये भी डेवलप होता है, लेकिन एंथ्रीडियल चैम्बर्स जो होता है वो एयर चैम्बर्स में ये क्या करता है? अल्टरनेटिवली डेवलप होता है। ईच एंथ्रीडियल चैम्बर्स कंटेन ए सिंगल एंथ्रीडियम व्हिच ओपन्स थ्रू ए पोर कॉल्ड ओस्टियोल। तो अगर हम बात करते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर की, तो उसमें एक सिंगल एंथ्रीडिया ही डेवलप करेगा। ये ध्यान में रखने वाली चीज है कि एक सिंगल एंथ्रीडियोफोर से केवल एक सिंगल एंथ्रीडिया डेवलप होगा और वो ओपन होगा, जिसको हम ओस्टियोल के नाम से जानते हैं। उसकी ओपनिंग होगी, उसको हम ओस्टियोल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एंथ्रीडियल चैम्बर है, ये इसके एयर चैम्बर्स हैं, ये इसका पूरा का पूरा एंथ्रीडिया है, ये इसका ओस्टियोल है। तो इसी ओस्टियोल से इसकी ओपनिंग होगी और एक हमारे पास, अगर हमारे पास एंथ्रीडियल चैम्बर है तो उससे केवल एक एंथ्रीडिया यानी कि मेल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही हमारे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो जितने भी हमारे पास एंथ्रीडियल चैम्बर्स बनेंगे उससे हमारा सिंगल एंथ्रीडिया निकल करके बाहर आएगा, और वो भी किससे? एक पोर से, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है। ये हो गया बात एंथ्रीडियोफोर के बारे में। अब हम एंथ्रीडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एंथ्रीडियोफोर से जो एंथ्रीडिया जो निकल करके आता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो मेच्योर एंथ्रीडियम जो होता है वो ओवल शेप का होता है और ये मल्टीसेलुलर स्टाक फॉर्म में होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेगा, मल्टीसेलुलर और स्टाक फॉर्म में। द बॉडी जो होती है एंथ्रीडियम की वो सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट से इनक्लोज होती है। जो ये वाली जो आपको जो सेल्फ दिखाई दे रही होगी, ये एक लेयरिंग का फॉर्मेशन कर लेती है, जो कि क्या होता है? सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट सेल। ये सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट सेल है जिसमें ये इंक्लोज है, जो कि बाद में मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म करती है और एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन कर लेती है। अब इसमें फर्दर क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस होगा, और इस मेटामॉर्फोसिस होने की वजह से इसका ये स्ट्रक्चर ये टूटेगा, और स्ट्रक्चर टूटने के बाद में इसमें से एंथ्रोसाइड मदर सेल से बहुत सारे हमारे पास ये एंथ्रोजॉइड्स जो कि होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। यही एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो माइन्यूट रॉड लाइक बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि इनको हम स्पर्म सेल के नाम से भी जानते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो यही स्पर्म सेल्स या एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं फर्टिलाइजेशन में। देन आर्चिगोनियोफोर, या इसको हम कार्पोसिफेलम के नाम से भी जानते हैं। अब ये भी स्टार्ट स्ट्रक्चर होगा, थैलस के ऊपर ही ग्रो करेगा, और कहां पे? एपेक्स वाले रीजन में ये भी ग्रो करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो फीमेल सेक्सुअल ब्रांच जो होती है एपिकल नॉच से राइज होती है। यंग एपेक्स जो होती है वो आर्चिगोनियोफोर्स की डिवाइड करती है, 3 सक्सेसिव इसमें डिविजन्स होते हैं और 8 लोब रोजेट लाइक स्ट्रक्चर का ये भी फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद में मेच्योर आर्चिगोनियोफोर की अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्राइज होता है स्टाक और टर्मिनल डिस्क में। तो ये हो गया हमारा स्टाक और ये हो गया हमारा टर्मिनल डिस्क, ये हो गया हमारा स्टाक। देन देयर आर 12 to
14 आर्चिगोनिया इन ए सिंगल रो इन ईच लोब ऑफ द डिस्क। तो एक डिस्क में हमारे पास कितना होता है, 12 से 14 आर्चिगोनिया होता है। वही हमने बात किया एंथ्रीडिया के बारे में, तो एंथ्रीडिया में केवल एक सिंगल एंथ्रीडिया डेवलप होता है, एक किसमें, एंथ्रीडियल चैम्बर में। तो ये भी चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि एक एंथ्रीडियल चैम्बर में केवल एक सिंगल एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि अगर हम वही आर्चिगोनिया की बात कर रहे हैं तो एक आर्चिगोनियल लोब में हमारे पास 12 टू 14 आर्चिगोनिया डेवलप हो रहे हैं। अब आर्चिगोनिया जो होता है इरेक्ट होता है इनिशियल स्टेज में, बट लेटर स्टेज में क्या हो जाता है, ये इन्वर्टेड हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये इन्वर्टेड हो जाता है, सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेनस कवरिंग पेरिगाइनियम एंड पेरीचिटियम। तो दो इसके पास सराउंडिंग्स हो जाती है जिसको हम पेरिगाइनियम और पेरीचिटियम बोलते हैं। तो ये हमारे पास प्रोस्टेट है, इरेक्ट है, और ये जाके फर्टिलाइजेशन के बाद में कैसा हो गया है, ये इन्वर्टेड हो गया है, जिसमें दो स्ट्रक्चर्स जो पाए जा रहे हैं, पेरिगाइनियम और एक में होगा यहाँ पे हमारा पेरीचिटियम। देन आर्चिगोनिया की बात कर लेते हैं। अब आर्चिगोनिया हमारा डेवलप हो गया, माने कि यानी कि एक लोब से हमारे पास 12 टू 14 आर्चिगोनिया डेवलप हो रहे हैं। अब मेच्योर आर्चिगोनिया की बात करेंगे तो ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है और शॉर्ट स्टाक होता है, यानी कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे एक तरीके से फ्लास्क के तरीके से ये दिखाई दे रहा होगा, और इसका जो स्टाक होता है वो शॉर्ट होता है। देन द बॉडी ऑफ आर्चिगोनिया कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वेंटर एंड द नेक। तो दो पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड होती है, एक जो होता है वो हमारा नेक कैनाल सेल्स होते हैं और दूसरा जो हमारा होता है वेंटर कैनाल सेल्स होते हैं। वेंटर इज कवर्ड बाय वन सेल थिक स्टेराइल सेल। तो वेंटर जो होता है इसका वो स्टेराइल सेल से ये घिरा हुआ होता है, वन सेल थिक जैकेट एंड पोसेसेस एग्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स। और इसके पास क्या होता है, स्टेराइल जैकेट से घिरा होता है जिसमें ये एग को कंटेन किया रहता है, ये हमारा हो गया एग को कंटेन किया रहता है, और वेंटर कैनाल सेल्स जो है उसको भी ये कंटेन करके ये रखता है। यानी कि ये हमारे पास वेंटर कैनाल सेल्स है, ये हमारा एग सेल्स है, और ये जो हमारे पास ये है ये स्टेराइल जैकेट है। So the neck consists of 6 vertical rows of neck canal cells enclosing 4 to 8 neck canal cells। तो जो हमारे पास वर्टिकल रोज है नेक कैनाल सेल्स की, वो 4 से 8 नेक कैनाल सेल्स को ये इनक्लोज करके रखता है। 4 कवर सेल्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द नेक। और 4 कवर सेल्स जो ऊपर साइड में कवर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये 4 होंगे नंबर में, 2 आगे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, 2 इसके पीछे की तरफ दिखाई देंगे। और यही कवर सेल्स जो होती हैं इसको एग को प्रोटेक्ट किए रहती हैं। और ये जो 4 टू 8 नेक कैनाल सेल्स हैं, यानी कि जो बीच वाली स्ट्रक्चर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8, मान लो हमारे पास 8 नेक कैनाल सेल्स हैं, तो इस नेक वाली रीजन में 8 नेक कैनाल सेल्स, और ये जो कवर सेल्स हैं वो 4 कवर सेल्स जो होंगे ये पाए जाएंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि हमने देख लिया एंथ्रीडिया के बारे में देख लिया, हमने आर्चिगोनिया को देख लिया, अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन मेल एंड फीमेल थैलाई ग्रो नियर ईच अदर। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल और फीमेल थैलाई जो होंगे एक दूसरे के पास में ग्रो करेंगे। यानी कि ये कैसा है प्लांट है, डायोसियस, ये डायोसियस प्लांट है। यानी कि मेल बॉडी अलग थैलस में होगा और फीमेल बॉडी जो होगी वो अलग थैलस में होगी। तो ये दोनों आपस में करीब डेवलप होनी चाहिए ताकि ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर सके। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजर, जैसा कि सारे ब्रायोफाइट्स में होता है, तभी इसको हम एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। एंथ्रोजोइड्स में फॉल ऑन द नियर बाई फीमेल रिसेप्टिकल्स एंड रीच द फीमेल रिसेप्टिकल बाय द स्विमिंग इन वाटर। तो क्या होता है कि एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो या तो जो फीमेल रिसेप्टिकल्स है उसके पास में गिर जाए, या तो जो फीमेल रिसेप्टिकल्स है उसके पास में स्विम करते हुए वाटर में वो पहुंच जाए। दो तरीके से ये फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या तो एकदम करीब में होने चाहिए, या तो वाटर में स्विम करते हुए वो फीमेल रिसेप्टिकल्स के पास में पहुंच जाए। तो मेनी एंथ्रोजोइड्स इंटर द नेक, बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो नेक में इंटर करते हैं, लेकिन केवल एक ही एंथ्रोजोइड जो होता है वो पेनिट्रेट कर पाता है, फर्टिलाइज करता है एग को और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। देन फर्टिलाइजेशन एंड्स द गैमेटोफिटिक फेज, और फर्टिलाइजेशन होने की वजह से गैमेटोफिटिक फेज वहां पे खत्म हो जाती है। देन स्पोरोफिटिक फेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पोरोफिटिक फेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, अब हमारा स्टार्ट होगा स्पोरोफिटिक फेज, जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज के नाम से भी जानते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस अकर साइमल्टेनियसली, स्टॉक ऑफ द आर्चिगोनिया फॉर इलोंगेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है
कि जो स्टाक होता है आर्चिगोनियोफोर का वो इलांगेट होना शुरू होता है। Then, remarkably, overgrowth takes place in the central part of the disc, which leads to the inversion of archigonia. और ऐसा भी हो सकता है कि ओवरग्रोथ होने की वजह से जो सेंट्रल पार्ट होता है डिस्क का वो इन्वर्ट कर जाए आर्चिगोनिया का। और डेवलपमेंटल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो होता है रेज का और पेरिकिसियम केटियम का वो फर्टिलाइजेशन के बाद में देखने को मिलता है। तो जो हमने बात किया था पेरिथिसियम के बारे में, वो पेरिथिसियम हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद में बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर्चिगोनिया दिखाई दे रहा है, ये आर्चिगोनिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा आर्चिगोनियो 4 है जिससे आर्चिगोनिया डेवलप हो रहा है। ये यहाँ पे इसका क्या है, आर्चिगोनियल डिस्क है इसका। और यहाँ पे ये रेज वाले सेल्स जो है दिखाई दे रहे हैं जो कि इन्वर्टेड शेप में हो गए हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है। देन अब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट के बारे में बात कर लेते हैं। स्पोरोफाइट प्रोसेस हमने देख लिया कि स्पोरोफाइट में क्या हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट्स द सेल ऑफ वेंटर वॉल व्हिच डिवाइड्स पेरिकाइनली एंड प्रोड्यूसेस 2 to 3 लेयर कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड व्हिच प्रोटेक्ट द यंग स्पोरोफाइट। तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये स्टिमुलस प्रोवाइड करता है सेल को कि जो वेंटर वाली सेल्स होती हैं उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करता है कि वो पेरिक्लाइनल डिवीजन परफॉर्म कर सके और प्रोड्यूस कर सके 2 से 3 लेयर कैलिप्ट्रा वाले स्ट्रक्चर को। अब ये कैलिप्ट्रा वाला स्ट्रक्चर क्या काम करता है, जो यंग स्पोरोफाइट होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले हमको यंग स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करना है, तो ये क्या करता है, फर्टिलाइजर वेंटर वॉल को क्या करता है, वेंटर वॉल की सेल को डिवीजन के लिए स्टिमुलेट करता है और 2 से 3 लेयर कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। देन द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ट्रांसवर्स। तो जो जाइगोट का पहला डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं आउटर एपीबेसल सेल्स को और इनर हाइपोबेसल सेल को, यानी कि 2 स्पेशलाइज्ड सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है, आउटर एपीबेसल सेल और इनर हाइपोबेसल सेल में। देन जो एपीबेसल सेल्स होते हैं वो फॉर्म्स करते हैं कैप्सूल को और जो हाइपोबेसल सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं फूट और सीटा को। तो ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है कि कैप्सूल का फॉर्मेशन कौन कर रहा है और फूट और सीटा का फॉर्मेशन कौन कर रहा है। तो एपीबेसल सेल्स जो कि ऊपर वाली सेल्स होती हैं वो कैप्सूल का फॉर्मेशन करेंगी और हाइपोबेसल सेल्स जो होती है जो कि नीचे वाली सेल्स होती है वो फूट और सीटा का फॉर्मेशन करेगी। सेकंड डिवीजन जो होता है वो राइट एंगल पे होता है। पहला डिवीजन जो होगा वो ट्रांसवर्स हुआ, दूसरा हमारा राइट एंगल पे डिवीजन होता है और ये फॉर्म करते हैं क्वाड्रेंट स्टेज जो होता है वो फॉर्म करता है एम्ब्रियो का, यानी कि कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर जो होगा वो फॉर्म कर लेगा। देन ऑल द क्वाड्रेंट सेल डिवाइड बाय 1 or 2 वर्टिकल डिवीजंस। अब ये जो क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर डिवाइड हुआ यानी कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर ये क्वाड्रेंट के फॉर्म में डिवाइड हुआ है, इसमें 2 वर्टिकल डिवीजंस और होंगे और सब्सिक्वेंटली ये सेल डिवाइड करेगा पेरिक्लाइनली बाय फॉर्मिंग प्रोएम्ब्रियो और बाद में जाकर के ये 2 वर्टिकल डिवीजंस के बाद में ये सब्सिक्वेंटली डिवाइड करने के बाद में प्रोएम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। अब द आउटर लेयर ऑफ जो होता है वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करता है, सेल को डिफरेंशिएट करेगा किसमें, इनटू एपिथीसियम में और सेंट्रल मास ऑफ सेल्स में जिसको हम एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन परफॉर्म करेगा और एक तो एम्फीथीसियम का फॉर्मेशन कर लेगा और दूसरा हमारा एंडोथीसियम का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये सारे के सारी चीजें जो हो रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, वो फर्दर हम अभी स्ट्रक्चर में बात करने वाले हैं। तो एम्फीथीसियम जो होगा फिर वो डिवाइड करेगा एंटीक्लाइनली और वो सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट या कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। एम्फीथीसियम ध्यान रखने वाली चीज है, ये नोट डाउन करने वाली चीज ये है कि एम्फीथीसियम जो है वो सिंगल लेयर जैकेट सेल का फॉर्मेशन करेगा या कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब एंडोथीसियम क्या काम करेगा, एंडोथीसियम एक्ट करेगा आर्किस्पोरियम के तरीके से और वो फिर से रैपिड डिवीजन करेगा, रिपीटेड डिवीजन करेगा, यानी कि बहुत सारी डिवीजन्स वो रिपीट करेगा और स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन कर लेगा जिसको हम स्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। तो एम्फीथीसियम जो है वो कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है जबकि एंडोथीसियम जो है वो स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये दोनों चीजें हैं, ये दिमाग में रखने वाली चीजें हैं। देन हाफ ऑफ द स्पोरोजिनस सेल्स यानी कि जो एंडोथीसियम से जो सेल डेवलप हुई है स्पोरोजिनस सेल्स बिकम नैरो हो जाती है एंड इलोंगेटेड हो जाती है और वो इलेटर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। यानी कि अगर हम स्पोर मदर सेल हमारा 100% बन के आया है तो 50% जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो इलेटर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेंगी। द लेटर इलेटर मदर सेल्स इलोंगेटेड कंसिडरेबली टू फॉर्म लॉन्ग स्लेंडर डिप्लॉयड सेल्स कॉल्ड इलेटर्स। बाद में यही सेल्स जो होंगी वो बाद में जाकर के डेवलप हो जाएंगी लॉन्ग स्लेंडर डिप्लॉयड सेल में जिसको हम इलेटर के नाम से जानते हैं। देन जो 50% तो ये इलेटर का फॉर्मेशन कर लिया
कौन सा? स्पोरोजिनस सेल, जो कि एंडोथीसियम से डेवलप हुआ था। अब उसी एंडोथीसियम से जो स्पोरोजिनस सेल डेवलप हुआ था, उसका जो 50% पार्ट जो रिमेनिंग रह गया था, जो बचा हुआ रह गया था, वो स्पोर मदर सेल का वो डिप्लॉयड फॉर्म में है और वो डिवाइड करेगा मियोटिकली और फॉर्म करेगा 4 हैप्लॉइड स्पोर का। तो मियोटिक डिवीजन होने के बाद में 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि व्हिच रिमेन्स अरेंज टेट्राहेड्रली फॉर क्वाइट सम टाइम, जो कि कुछ समय के लिए वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होकर के पड़े हुए रहते हैं। द स्पोर्स लेटर बिकम फ्री, बाद में यही स्पोर जो है वो 4 सेल वाले स्पोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे और रिमेन इनक्लोज बाय द कैप्सूल वॉल अलोंग इलेटर्स, और वो कैप्सूल वॉल में इलेटर के साथ में क्या हो जाएंगे? इनक्लोज हो जाएंगे। Then elaters have two spiral bands are thickenings and are hygroscopic in nature, thus help in dispersal of spores. अब ये elaters क्या काम करते हैं? elaters two spiral bands या thickening के साथ में हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं, जिनका hygroscopic in nature होता है और ये स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करने का काम करते हैं। देन ये है हमारा इसका पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस। यहाँ पे ऊ स्पोर्स है, पेरीगाइनियम का फॉर्मेशन हुआ, नेक का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ 2 हाइपोबेसल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया और एपीबेसल सेल का फॉर्मेशन हो गया और ये कैलेप्ट्रा बन गया। अब ये हाइपोबेसल सेल्स जो है वो हमारे पास प्रोएम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिए हैं। देन हमारे पास ये बाद में जाकर के एंडोथीसियम और हमारे पास एम्फीथीसियम का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि जो एपीबेसल सेल्स थे हमारे पास 2 सेल का फॉर्मेशन कर लिए, एक एंडोथीसियम और एक एम्फीथीसियम। अब हमारे पास जो एंडोथीसियम और एम्फीथीसियम था, ये हमारे पास पेरीगाइनियम और कैलेप्ट्रा हमारा ये बनकर के यहाँ पे आ गया। यानी कि जैसा हमने यहाँ पे बात किया था कि एम्फीथीसियम, कैलेप्ट्रा और पेरीगाइनियम, यहाँ पे हमने बात किया था, यहाँ पे हमने क्या बात किया था कि जो एम्फीथीसियम होगा वो हमारा स्टेराइल जैकेट यानी कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा और एंडोथीसियम जो होगा वो स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लेगा 50% सेल, और जो कि मदर इलेटर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा और 50% जो रिमेनिंग बचे रहेंगे वो मियोटिकली डिवाइड करेंगे और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्पोर मदर सेल्स हैं, ये इलेटर मदर सेल्स हैं और ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करके रखते हैं। ये फूट हो गया, ये सीटा हो गया, ये पेरीगाइनम, देन एम्फीथीसियम, कैलेप्ट्रा, कैप्सूल, इलेटर्स और स्पोर्स। तो सारे के सारे ये हमारे पास ये स्पोर्स हैं, बीच बीच में इलेटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि 50% जो हमारे पास एंडोथीसियम वाली सेल थी उससे डेवलप हुए थे और 50% जो हमारे पास एंडोथीसियम वाली सेल थी उससे हमारे स्पोर्स डेवलप हुए थे। और जो हमारे पास ये बचा हुआ था हमारे पास, देन कैप्सूल की वाल ये थी हमारे पास, कैप्सूल की वाल तो रहेगी ही रहेगी, और ये फूट सीटा का फॉर्मेशन ये हमारा हुआ। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, कैसे प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का हो रहा है और कैसे हमारे पास जो स्पोर्स का हमारे पास वो हो रहा है, स्पोर्स जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। अब मेच्योर स्पोरोगोनियम की बात करेंगे हम, जिसमें से हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेंगे, फूट है, सीटा है, कैप्सूल है, इलेटर्स हैं, स्पोर्स हैं, पेरीगाइनियम है और कैलेप्ट्रा है। तो ये एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात किया है इसके पहले कि कैसे कैसे ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो डेवलप हुए हैं। अब मेच्योर स्पोरोगोनियम जो है वो 3 पार्ट इसके पास रहना ही रहना मस्ट है, एक फूट, एक सीटा और एक कैप्सूल। तो फूट जो होता है वो बल्बस स्ट्रक्चर होता है, मल्टीसेलुलर होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, ठीक। देन इट फंक्शन एज एन एनकरेजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। तो फूट का काम हमारा क्या होता है? फूट हमारा जैसे कि हम बात कर रहे हैं राइजोइड की, राइजोइड एक तरीके से फूड का काम करेगा, जिनका काम एनकरेजिंग और एब्जॉर्बिंग का काम होता है, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और गैमेटोफिटिक सेल्स में ये देखने को मिलते हैं और ग्रोइंग स्पोरोफाइट जो होते हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। सीटा जो होता है शॉर्ट होता है, स्टाउट होता है और कनेक्ट होता है किससे? ये जो फूट होता है उससे कनेक्ट होता है। देन कैप्सूल की बात करेंगे तो कैप्सूल जो होता है ओवल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट से ये घिरा हुआ होता है और इसके अंदर स्पोर्स और इलेटर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि ये है हमारे पास कैप्सूल जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कैप्सूल का है। इसके अंदर हमारे पास ये छोटे 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 स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं और ये इलांगेटेड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं ये इलेटर्स है। देन कैप्सूल इज कवर्ड बाय 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग कैलेप्ट्रा, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कैप्सूल की, जो कि पहला होता है कैलेप्ट्रा, दूसरा होता है पेरीगाइनियम और तीसरा होता है हमारा पेरीकीटियम। तो हम पेरीकीटियम, पेरीगाइनियम और कैलेप्ट्रा के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ये हम मैच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देन स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, तो हम डिस्पर्सल ऑफ स्पोर के बारे में बात करेंगे, इसके पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं यानी कि n इन नंबर में होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं यानी कि इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा, ग्लोबोज स्ट्रक्चर्स होते हैं और सराउंड होते हैं 1 से 2 वाल की लेयर से।
स्पोर जो होता है बाद में जाकर के डिफरेंशिएटेड हो जाता है आउटर वॉल एक्साइन में और इनर वॉल इंटाइन में। तो एक्साइन और इंटाइन में स्पोर जो होते हैं वो स्पोर वॉल डिवाइड हो जाते हैं। एज ए स्पोरोगोनियम मैच्योर, जब स्पोरोगोनियम हमारा मैच्योर हो जाता है, सीटा इलोंगेट करता है रैपिडली और पुश करता है कैप्सूल को आउट थ्रू द प्रोटेक्टिव लेयर। तो यहाँ पे जब स्पोरोगोनियम मैच्योर हो जाएगा तो सीटा हमारा जो होगा वो कैप्सूल को पुश करेगा कि वो जो प्रोटेक्टिव लेयर वाली जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसकी वो एक्सपोज हो जाए, टूट जाए, डेहिसेंस हो जाए उसका। और जब ये प्रोटेक्टिव लेयर को पुश करेंगे तो कैप्सूल वाल जो होगा उसका डेहिसेंस होगा, एक्सपोज हो जाएगा वो, और स्पोर्स और इलेटर्स जो होंगे वो लिबरेट हो जाएंगे बाहर। अब द इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इलेक्टर्स जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर में होते हैं। इन ड्राई वेदर कंडीशन दे लॉस वाटर एंड बिकम ट्विस्टेड, और ये ड्राई कंडीशन में वाटर को अपने लॉस कर देते हैं और ट्विस्टेड फॉर्म में बन जाते हैं। व्हेन द एटमॉस्फेयर इज वेट, और जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है या एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है वो वेट होती है तो ये अनट्विस्टेड होते हैं और ये जर्किंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। देन ड्यू टू दिस द स्पोर मास लूजेंस एंड स्पोर्स आर कैरिड आउट बाय द एयर करंट, और इस वजह से जब ये जर्किंग एक्शंस होना शुरू करेंगे तो इनकी वजह से स्पोर मास जो होगा लूज हो जाएगा और स्पोर जो होंगे वो एयर करंट के द्वारा बाहर निकल आएंगे। तो स्पोर के डिस्पर्सल में कहीं ना कहीं जो इलेटर्स होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके बाहर आने में। देन जर्मिनेशन कैसे होता है स्पोर का और डेवलपमेंट कैसे होता है गैमेटोफाइट का। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करने लगते हैं इमीडिएटली। स्पोर जो होंगे ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे और दो अनइक्वल सेल में ये टूट जाएंगे। ये हमारे पास स्पोर था, फेवरेबल कंडीशन मिला तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हुआ और ये सेकंड पार्ट हुआ जो कि अनइक्वल है। देन लोअर स्मॉलर सेल्स फॉर्म्स germ rhizoid and the larger cell is chlorophyllous and undergoes division to form a 6 to 8 cell germ filament to protonema which later develops into gametophytic plant body। तो हमारे पास जो नीचे वाली लेयर, जो छोटी वाली लेयर नीचे वाली होती है वो जर्म राइजोइड का फॉर्म करती है और ये, और जो लार्ज वाली सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये अंडरगो फिर से डिवीजन परफॉर्म करती हैं और कितने 6 to 8 सेल्स का एक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेती हैं जो कि बाद में चल करके एक प्रोटोनीमा का, मास प्रोटोनीमा का फॉर्मेशन कर लेता है। और यही मास प्रोटोनीमा बाद में जाकर के गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है। देन मार्केंसिया इज डायसियस। मार्केंसिया जो होता है वो डायसियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट बॉडी जो होती है अलग अलग थैलस में पाई जाती है। 50% ऑफ द स्पोर्स डेवलप इनटू द मेल थैलाई एंड 50% डेवलप इनटू द फीमेल थैलाई। तो 50% स्पोर्स जो होते हैं मेल थैलाई में डेवलप करते हैं और 50% स्पोर्स जो होते हैं वो फीमेल थैलाई में डेवलप करते हैं। देन लाइफ साइकिल किसके बारे में बात कर लेते हैं, तो लाइफ साइकिल जो मार्केंसिया का होता है वो रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड होता है। एक होता है हैप्लोफेजेस जो कि मेन प्लांट बॉडी होती है जिसको हम गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है डिप्लोफेज जिसको हम स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं जो कि ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो हमने इसके पहले भी बात किया था कि जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होती है और डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होती है। और हमेशा गैमेटोफाइट जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, इसीलिए इसको हैप्लोफेज बोल दिए हैं, और स्पोरोफाइट जो होती है वो डिप्लॉइड होती है यानी कि 2n नंबर में होती है, इसकी वजह से इसको डिप्लोफेज बोल दिए हैं। अब इसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल ये है। अब कहां से इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे यहां से स्टार्ट करते हैं मेल और फीमेल प्लांट बॉडी से। तो ये मेल और फीमेल प्लांट बॉडी है, यहाँ पे ये हमारे पास आर्चिगोनिया है, ये हमारे पास एंथ्रेडिया है, यानी कि फीमेल प्लांट, और ये हमारे पास मेल प्लांट। तो यहाँ पे मेल और फीमेल प्लांट जो हुआ आर्चिगोनिया का डेवलप किया और ये एंथ्रीडिया का डेवलप किया। तो आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया जो है बाद में जाकर के ये एग सेल जो है वो रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये स्पर्म जो एंथ्रीडियम जो है वो स्पर्म सेल को ये प्रोड्यूस किया। अब दोनों जो है वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहीं पे जाकर के ये हमारा गैमेटोफिटिक जो स्टेज होती है यहीं पे खत्म हो जाती है, फर्टिलाइजेशन तक ही हमारी गैमेटोफिटिक स्टेज रहती है। और ये जैसे ही जाइगोट बनता है स्पोरोफिटिक फेज शुरू हो जाती है। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, 2n नंबर में हो गया, ये सारे के सारे स्टेज जो है यहाँ से लेकर के स्पोर टेट्राड से लेकर के, यानी कि स्पोर से लेकर के ये एन 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 फॉर्म में ही ये सारा का सारा चलता हुआ चला जाएगा। ये भी एन, 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 सारे के सारे एन है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट जब बनेगा ये 2n नंबर में हो जाएगा। अब सारे के सारे ये 2n नंबर में ही होंगे जब तक स्पोरोफिटिक जनरेशन चलती रहेगी।
तो जाइगोट हुआ, टू सेल्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, देन मल्टीसेलर एम्ब्रियो बना, इसमें बहुत सारे डिविजन परफॉर्म हुए, देन फूट सीटा बनना स्टार्ट हुआ, कैप्सूल बनना स्टार्ट हुआ, ये डिवीजन हुआ, देन फूट जो है वो फर्दर डिवीजन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे जो मेनली मेच्योर स्पोरोफाइट का ये डेवलपमेंट हो गया, और ये हमारा कैप्सूल हो गया। कैप्सूल में हमारे पास यहाँ पे बीच बीच में स्पोर्स जो है वो भरे पड़े हैं, और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है, इलेटर्स हैं। अब जब ये क्या होगा, जैसे कि हमने प्रोसेस बताया था, इस पे ये दबाव पड़ेगा, यानी कि इस पे प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने की वजह से जो इसकी वॉल होगी, जो स्टेराइल वॉल होगी, जो ये क्या होगी, ये बस्ट होगी, और बस्ट होने की वजह से जो इलेटर्स होंगे वो हेल्प करेंगे स्पोर्स के डिस्पर्सल में। अब स्पोर्स यहाँ से डिस्पर्स हो गए स्पोर मदर सेल में, 2n नंबर में है, देन इसका मियोसिस होगा, यानी कि 2n नंबर में ये है, अब इसका मियोसिस होगा, ये n नंबर में फॉर्म हो जाएंगे। तो स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर लिया, अब n नंबर में है, ये स्पोर टेट्राड जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन किए हैं, अब ये स्पोर्स जो है इंडिपेंडेंटली जर्मिनेट करेंगे, और ये हमारे पास फिर क्या होगा, इसके पहले वाला स्ट्रक्चर यानी कि कुछ इस तरीके से स्पोर था, ये बाद में जाकर के स्पोर कुछ इस तरीके से ये, और ये स्ट्रक्चर जो है एक बड़ी प्लांट बॉडी एक छोटी, तो जो बड़ी वाली है उसमें फिर हमारे पास सक्सेसिव डिविजन होंगे ऐसे करके, और छोटी वाली ये बनी रहेगी, फिर ये बाद में फर्दर डिवीजन होगा, और मॉस प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये मास प्रोटोनिमा जो होगा वो अलग अलग प्लांट बॉडी, यानी कि मेल प्लांट बॉडी अलग और फीमेल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन अलग कर लेगा। तो इस तरीके से इसकी ये लाइफ साइकिल चल रही है। तो स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो डिप्लॉयड होता है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। देन एक और हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा हुआ है जो कि इसको क्लियर कट कर इसको ये क्लियर कट कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल और फीमेल प्लांट बॉडी की। तो यहाँ पे हमारे पास एंथ्रीडिया यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास फीमेल प्लांट बॉडी जो है वो यहाँ से निकल रही है। तो ये आर्चिगोनियोफोर है, और ये मेल रिसेप्टिकल्स हो गया, ये फीमेल रिसेप्टिकल्स हो गया, ये मेल रिसेप्टिकल, ये आर्चिगोनिया डेवलप किया, ये एंथ्रीडिया डेवलप किया, यहाँ से एग सेल निकल करके आया, यहाँ से स्पर्म सेल निकल करके आया, देन ये दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर लिए। फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने के बाद में ये स्टेज हमारा गैमेटोफाइट वाला एन नंबर तक था। देन oospore का फॉर्मेशन हुआ जो कि 2n नंबर में हुआ। देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, ये भी 2n नंबर। देन स्पोरोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, फर्दर मियोसिस हुआ, स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर लिया। देन स्पोर्स बने, स्पोर्स लिबरेट हुए, लिबरेट होने के बाद में स्पोर का जर्मिनेशन होगा, और एक साइड में मेल जर्म टिप का फॉर्मेशन होगा, दूसरे साइड में फीमेल जर्म टिप का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों के क्या करेंगे, एक मेल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा, एक फीमेल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा परफॉर्म कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बता रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मार्केंसिया की हमने बताया कि डायोसिस प्लांट होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। एडवेंटेंसेस ब्रांचेस के द्वारा हो सकता है, गेमा कप के द्वारा हो सकता है जो कि एक स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, और तीसरा हमारा जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है। तो ये हो गया मार्केंसिया का पूरा हमारा लेक्चर यहाँ पे फिनिश हुआ। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय यस टीचर। थैंक यू सो मच।